हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आईजीसीआर, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में मैं आज डिटेल से जाऊंगा, क्योंकि कुछ जो नए इंपोर्टर जो हैं उनको दिक्कत होती है कि मैं इस तरह के जो एग्जेम्पशन मिलता है ड्यूटी में वो कैसे ले सकता हूँ। उसके साथ मैं इसमें थोड़ा डिटेल से जाऊंगा, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो इसके बेनिफिट है वो कौन कौन ले सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये पता ही नहीं ना कि ये आईजीसीआर के अंडर फॉल करता है या नहीं करता, तो वो भी मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा, जिससे तो आप तुरंत ही समझ जाओगे कि ये आईजीसीआर के अंदर आता है या नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन आता है, इसको अप्लाई कैसे करें। देखिए, अप्लाई करने का एक प्रोसेस होता है और आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो इसलिए आपको इजीली खुद से आईजीसीआर के लिए अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद आपका जो सीएचए होता है वो भी करके देगा। तो मैं उस प्रोसेस को डिटेल से जाके वो भी आपको समझाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ड्यूटी, जैसे कि आईजीसीआर में ड्यूटी में छूट मिलती है, तो कितना परसेंट छूट मिलती है ये भी तो होना चाहिए ना, कि आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, इसमें इतना ड्यूटी लग रही है, इतना आईजीएसटी लग रही है और कितना छूट मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ टैक्स में कितने परसेंट की छूट मिलेगी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो वो मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, जिससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस प्रोडक्ट पे इतना परसेंट ड्यूटी लग रही थी और इतना मेरे को आईजीसीआर से बेनिफिट हो रहा है। तो आईजीसीआर के लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले चीज, आईजीसीआर है क्या। तो आईजीसीआर का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट गुड्स ऑफ कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसमें आपको ड्यूटी में एग्जेम्पशन मिलती है। ये एक टाइप की गवर्नमेंट स्कीम है। अब इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैंने इंडियन गवर्नमेंट का लिया हुआ। कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि मेरे कंट्री में इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। हर कंट्री चाहती, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि इंपोर्ट करने के लिए वो बेनिफिट दे रही, वो ड्यूटी ले सकती थी पर ड्यूटी पे छूट दे रही। तो गवर्नमेंट के पीछे इनका लॉजिक क्या है, इनका भी तो कोई ना कोई बेनिफिट होगा ना, तभी तो दे रही है। तो उसका बेनिफिट जानने के लिए आपको समझना होगा मेक इन इंडिया। आप इस तरीके से आज का सिंबल हर जगह देख रहे हो। इंडिया बहुत ज्यादा जोर दे रही है कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो जाए और बाहर से कम शिपमेंट इंपोर्ट हो और सब कुछ इंडिया में खुद ही बने। अब इंडिया में बनने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी, रॉ मटेरियल। बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल है जो इंडिया में नहीं होते हैं, तो वो बाहर से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब वो बाहर से मैन्युफैक्चर भी करना है, मेक इन इंडिया भी बनाना है, लेकिन अब रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। जैसे कि जब आप देख सकते हो, सेमीकंडक्टर अभी ग्लोबली बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, तो वो क्या है, यहाँ पर वो चीज नहीं मिल पा रही है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है, आपको मेक इन इंडिया करना है, आपको जो क्या है सारे प्रोडक्ट यहाँ पर ही बनाना है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट को उन्होंने दिया हुआ है, फला फला प्रोडक्ट, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। अगर आप फला फला प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो, चाहे आप बाई एयर करते हो, बाई सी करते हो, कैसे भी करते हो, आप इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करने के बाद जो मैन्युफैक्चर है, यहाँ पर अब आपको ये भी समझ में आएगा कि इनके जो बेनिफिट कौन ले सकता है, मैन्युफैक्चर ले सकता है। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चर है वो उससे उस रॉ मटेरियल से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएगा। जब बना के फिनिश गुड होगा, यानी कि वो रेडी टू सेल होगा, जो उसे कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो इंड यूजर को सेल करेगा। इंडिया में भी सेल सकता है और बाहर भी कर सकता है। तो वो प्रोडक्ट अब चाहता वो तो डायरेक्टली किसी कंट्री से इंपोर्ट करता, पर मेक इन इंडिया में नहीं आता ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, पर रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा, ठीक है, आप फला फला रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हो और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा कि आप क्या है मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो इस वजह से हम रेट में ड्यूटी में छूट दे रहे हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करो, मैन्युफैक्चर करो और कंट्री को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करो, और उसके बदले में हम ड्यूटी नहीं लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो हम आ गए हैं लाइव अपने सिस्टम पर, और ये समझने के लिए कि किस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आईजीसीआर के अंडर फॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जाम्पशन नंबर 88। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखोगे, जो चैप्टर नंबर 69, 82, 85 और 90 के अंदर आते हैं, वही ज्यादातर जो है आईजीसीआर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, आप नीचे आ जाइए, ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्ट गुड्स, और यहाँ पर लिखा है फिनिश गुड। यानी कि आप ये कॉलम दिया है इधर वाला 1 2, इस यहाँ से तक में इतनी दूर तक, नीचे तक आप जाओगे, तो ये अगर आप इंपोर्ट करते हो और उसके बदले में आप ये मैन्युफैक्चर करते हो जो इस कॉलम में है, तो आप जो है आईजीसीआर का एग्जेम्पशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ही ले लेते हैं यूवी एक्सपोजर फ्रेम या डबल साइडेड यूवी एक्सपोजर।
तो ये क्या है, ये कुछ प्रोडक्ट होगा, ये अगर आप इंपोर्ट करके पीसीबी रेसिस्टर बनाते हो, पीसीबी रेसिस्टर बनाते हो, तो जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, तो आप आईजीसीआर के लिए छूट ले सकते हो। इसी तरीके से आप और भी आगे जा सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। आप यहाँ 6 नंबर पर आप देख सकते हो, जैसे ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक कॉयल, फॉयल, वायर वाइंडिंग मशीन, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक एक्सपो इंजेक्शन। अगर आप ये सब चीज ये रॉ मटेरियल की तरह है, ये आपको क्या है, एज अ रॉ मटेरियल है, आप इंपोर्ट करके और जो मैन्युफैक्चर करके एक्स्ट्रा हाईलाइट, टेंशन, फ्लाई बैक, जो ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें ये आप एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपको आईजीसीआर का मिल जाएगा। तो ये लिस्ट आपको चाहिए होगी, बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। काफी लंबी लिस्ट है, मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूं। तो यहाँ से इस तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट को समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जिंक एल्युमिनियम है, उससे सबसे रिलेटेड है, और आप उस अगर क्या बनाना चाह रहे हो, कोई डिस्प्ले सिस्टम बनाना चाह रहे हो, तो इतनी चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि बाहर से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं मिल पा रही है। तो ये ज्यादातर वैसे ही प्रोडक्ट है, बहुत ही सोच समझ के ये लिस्ट बनाई गई है। तो वो आप क्या करोगे, आईजीसीआर के लिए ले सकते हो। पीसीबी के लिए तो बहुत कुछ है। हमारी जो इंडस्ट्री है जिसमें मैं वर्क करता हूँ, वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, तो पीसीबी से रिलेटेड रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीसीबी के अंदर कितने सारे आ रहे हैं, माउंटेड पीजो है। तो ये आपको इसको अपने जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आप रॉ मटेरियल और उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है और मैं इसमें आईजीसीआर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईजीसीआर में आप कितनी ड्यूटी में एग्जामेशन ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप की ड्यूटी लगती है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है बीसीडी। अब बीसीडी डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। जनरली आप देखोगे 7.5% ज्यादातर प्रोडक्ट पे लगती है। जो मैं इंपोर्ट करता हूँ उसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट होते हैं, 7.5% ज्यादातर लगती है। और मशीन वगैरह होती है उसपे भी 7.5% लगती है, पर वो आप एचएसएन कोड से वेरीफाई कर सकते हो या सीएचए से भी अपनी हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आता है हेल्थ सेस, जो कि 1% लगता है। एआईडीसी भी कुछ केस में लगता है, जैसे जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, तो इसमें करीब 17% लगता है। और स्विस कस्टम होता है 10% लगता है, और आईजीएसटी 18% लगती है। तो इस तरीके से इतने टैक्स लगते हैं। अब आप कितना ड्यूटी सेव करोगे, तो आईजीसीआर में जनरली क्या होता है, आपका जो आईजीएसटी है वो कवर नहीं होता। अगर आप आईजीसीआर ले रहे हो तो आपको फिर भी आईजीएसटी 18% देना पड़ेगा। ये क्लियर है? उसके बाद बाकी जितने भी टैक्स लग रहे हैं, जितने भी टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेस हो, वो सारे आपके एग्जिबिशन हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट। तो अब इसकी कैलकुलेशन कैसे? सबसे बड़ी चीज क्या है, कैलकुलेशन आपको पता होगा तभी आप समझ पाओगे। तो मैं इसके चलते आपको कैलकुलेशन बता देता हूं, तो आप समझने में थोड़ा सा इजी होगा। तो इस एक्सेल शीट पे मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ड्यूटी का कैलकुलेशन होता है, तो जिससे आपको समझ में आएगा कि आईजीसीआर में आपको कितना एग्जामेशन मिल रहा है और कितना एग्जामेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप यहाँ पर सबसे पहला कॉलम है परचेज वैल्यू, यानी कि जो आप शिपमेंट इंपोर्ट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, तो जो उसकी इनवॉइस की वैल्यू है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पे ले लेते हैं, सपोज कीजिए यूएसडी है, 5,000 यूएसडी का आपने कुछ खरीदा था। मैं इसको यूएसडी में कन्वर्ट कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, आप क्या है, आपने 5,000 यूएसडी का कोई चीज, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया। अब यहाँ पर एक्स वर्क्स था, क्या था, एक्स वर्क्स अगर रहा, यानी कि आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फ्रेट कॉस्ट भी लगेगा। अगर सीआईएफ दे देता है तो आप डायरेक्टली वही वैल्यू ले लोगे, पर मैं एक्स वर्क्स का एग्जांपल ले रहा हूँ तो आप ये भी समझ सकते हो। तो फ्रेट कितना लगा वो आपको पता ही होगा, फ्रेट सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप सपोज कीजिए एग्जाम्पल पे यहाँ पे 100 यूएसडी फ्रेट सर्टिफिकेट लगा। इंश्योरेंस कितना लगा, 10 ले लीजिए, 10 यूएसडी लग गया। तो नेक्स्ट है कि एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट क्या है, आप किस कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। अगर आप ज़्यादातर क्या होता है, इंपोर्ट जो होता है यूएसडी में होता है, यूएस डॉलर में होता है, लेकिन आप अगर किसी और कंट्री से कर रहे हो तो युआन में भी हो सकता है, और आपका क्या नाम है, पौंड में भी हो सकता है, जीबी जिसे कहते हैं जीबीपी में भी हो सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका इनवॉइस की वैल्यू होती है। पर इंडिया में ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होगी, वो इंडियन रुपीज में होगा, आईएनआर। इंडिया में की करेंसी क्या है, आईएनआर। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो सपोज कीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अभी जो चल रहा है 80 का करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है। वो कैसे दिया जाता है उसके लिए मैंने वीडियो बना कर रखा है। तो आप 80 का ले लिया। अब इसमें क्या होता है, सी आई एफ वैल्यू। क्या, सी आई एफ वैल्यू, यानी कि जो भी बीसीडी लगती है वो सी आई एफ वैल्यू की थी। अगर आप जो परचेस कर रहे हो, यहाँ पे पहला पॉइंट आप देख सकते हो, अगर वो सी आई एफ वैल्यू थी, यानी कि आपको डिस्पैच करके पोर्ट तक की डिलीवरी दे रहा था, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आते, ये 2 पॉइंट आपको फ्रेट और इंश्योरेंस डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हो सकता है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसके अंडर में आता हो, पर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया तो आपको समझ में आ सके।
तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, अब इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा इंडियन रुपीज़ में, तो इन तीनों को करके बट इनटू कर देंगे इससे, तो आप यहाँ बड़ा कर देते हैं, तो आप देख सकते हो ये INR में हो जाएगा। इसको करेंसी चेंज कर देते हैं INR। अब आप देख सकते हो कि अब जो इंपोर्ट किया, आपकी जो CIF वैल्यू बनी वो बन गई 4,08,800, ठीक है। अब इस पे लगेगा ड्यूटी कितना, आप मैंने यहाँ पे लिया है एग्जाम्पल के लिए 7.5%, 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पे ड्यूटी लगा दूंगा 7.50%। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो इस पे BCD लगेगा वो इतना लगेगा। अब उसके बाद मैंने आपको और भी बताया था AIDC और SCS, वो उस जिस लाइन से आप बिल ऑफ एंट्री में देखोगे लिखा रहेगा उसी की लाइन के अकॉर्डिंग होता है। तो मैंने यहाँ पे जो मेन है BCD और स्विस है वही ले लेता, अगर हेल्थ वगैरह होता तो उसी के आगे आप जोड़ लेना। अब 10% स्विच लगेगा। 10% स्विच कैसे लगेगा, ये आपका स्विच जो होता है ये आपके CIF वैल्यू पे नहीं लगेगा, नहीं तो आप सोचो 10% इसका BCD से भी ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो कैलकुलेशन होगी तो वो आपका इससे होगी, BCD के ऊपर जो 7.5% है उस पर 10% लगेगा। उसी तरह ये IDC भी होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेना। यहाँ पे मैंने 10% ले लिया, तो आपका जो स्विच हो गया वो 3,000 लगेगा। अब टोटल आपकी ड्यूटी अगर यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ड्यूटी कितनी हो गई, आप क्या करोगे, इसे कर लोगे प्लस और इसको कर लोगे और इसे बड़ा कर देते हैं 33, तो टोटल ड्यूटी हो गई 33,726। अब IGST, अब ये जो टोटल वैल्यू आई उस पे लगेगा IGST। अब IGST कैसे लगाएंगे, तो IGST आपको ले लेना पड़ेगा, तो सम का फॉर्मूला लगाने पड़ेगा इसका, ये आप देख सकते हो टोटल CIF वैल्यू प्लस ना, इन दोनों को जोड़ लेंगे, सॉरी। तो नेक्स्ट आता है टोटल GST। अब GST कैसे लगेगा, GST देखिए कैसे लगेगा, टोटल वैल्यू पे लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, GST निकालने के लिए सम, ये वैल्यू जो आप देख सकते हो ये, और आपका जो टोटल ड्यूटी आया ये, तो ये और प्लस ये ले लेंगे, ये हो गया, ब्रैकेट लगा देंगे। इस पे कितना परसेंट, अब देखिए GST कितना लगता है वो भी डिपेंड करता है। आपके पास स्लैब है, आपको पता ही होगा GST के बारे में, आप उस पर सर्च कर लेना। तो मैं सब एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, 18% ड्यूटी यहाँ पर लगेगी, GST सॉरी। तो अब यहाँ आप देख सकते हो आपका जो GST लगी वो 79,000 समथिंग लग गई। अब टोटल टैक्स भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल टैक्स, तो मेरा टोटल टैक्स हो गया, इसको जोड़ लेंगे प्लस, और ये जो टोटल ड्यूटी थी इसको जोड़ लेंगे। तो टोटल जो खर्चा आ रहा है वो करीब 1,00,000, 4,00,000 का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, 1,00,000 का खर्चा ऐसे ही आ रहा है खाली ड्यूटी वगैरह में। अब आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो बगैर IGCR। अब IGCR में मैंने आपको क्या बताया था, ये दोनों आपको छूट मिल जाएगी। तो आपका टोटल शिपमेंट कॉस्ट विदाउट IGST के यहाँ देख सकते हो, ये विद और विदाउट होगा, मैंने विदाउट में आपको दिखा देता हूँ। तो आपका जो टोटल प्लस ये कर लेंगे और ये सिर्फ GST लगेगा, ये दोनों लगेगा, तो आपका इतने का पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इतना आप ड्यूटी सेव कर लियो। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कैलकुलेशन में। अगर कहीं कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट करना। वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है तो इसलिए जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा चला जाएगा, और वैसे भी मेरे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही है कि आप वीडियो को थोड़ा सा छोटा बनाइए, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो लोग नहीं देखते। तो मैं कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जल्द से जल्द उसके एप्लीकेशन प्रोसेस को कवर कर सकूं। तो होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।